Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 7th science chapter 9. Chapter 9 का पार्ट थर्ड हम रीड करेंगे आज. ये इसका लास्ट पार्ट है. तो लास्ट वीडियो में हमने जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हमने रीड किया था. नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. 92 पेज नंबर आपको ओपन करना है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो यानी कि जो श्वसन होता है तो उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम रीड करेंगे यहाँ पर. वी हैव लर्न दैट रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी ये हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इट ऑल्सो अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है. सो रेस्पिरेशन इज प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स. इसीलिए रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. यानी एरोबिक मीन्स होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है. एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला जो रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट फर्स्ट हम रीड करेंगे यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन. नॉर्मली ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन resulting in complete breakdown of stored food and formation of carbon dioxide and water as the end products with the release of energy. यानी कि जो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है तो वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जिस एयर में प्रेजेंट है उसको हम ब्रीद इन करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जब हमारा जो फूड है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ ही वाटर और साथ ही एनर्जी भी वहाँ से रिलीज होती है. तो यही प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसीलिए क्या बोल दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इस रेस्पिरेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो कैसे कर सकते हैं. ये क्या है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज. क्या होता है, ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, क्या है, C6H12O6. तो जब ग्लूकोज कहाँ पर है, हमारे फूड में, तो जो ग्लूकोज है वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी, फिर H2O बनेगा, और साथ ही एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है. सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट है और बैक्टीरिया है, तो ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं. इन दियर सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी. यानी कि जो इनकी सेल्स होती है तो ये क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रोकन कर देती है, तोड़ देती है, जिससे क्या बनता है, एल्कोहल और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, और क्या मिल जाती है, एनर्जी इनको मिल जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है. यानी विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलेंगे. एनर्जी रिलीज इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल. यानी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है. किसकी तुलना में, एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में. द केमिकल इक्वेशन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसकी केमिकल इक्वेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो ग्लूकोज है यहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, क्या है, एब्सेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो
यहाँ पर देखो इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज था, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करा था, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर CO2 बन रहा है, यहाँ पर भी CO2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या बना था, वाटर बना था, लेकिन यहाँ एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होगी। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, क्या बनता है, एरोबिक में तो CO2, H2O और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 बनती है, साथ ही एल्कोहल बनता है, यहाँ वाटर नहीं बनता है। नेक्स्ट, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, समटाइम्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज डिस्टेंस रनिंग our body cannot get enough oxygen to produce the required energy। यानी कुछ टाइम क्या होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी शारीरिक श्रम वाला कोई कार्य करते हैं, जैसे हम रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ही लंबे डिस्टेंस में हमें रन करना है, तो जो हमारी बॉडी है उसको पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। टू गेट द एडिशनल एनर्जी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल सेल्स ऑफ अवर आर्म एंड लेग्स। और जो एनर्जी की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, तो वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसमें, मसल सेल जो होती है हमारी हाथों और पैरों में, जो मसल सेल होती हैं उनमें क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। बट हियर इंस्टेड ऑफ एल्कोहल लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस वाइल विच एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स दैट, यानी कि लेकिन यहाँ पर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड और एल्कोहल दोनों सब्सटेंस यहाँ पर बनते हैं, जो कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी मसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी समटाइम्स हैव क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। और ये जो लैक्टिक एसिड और एल्कोहल है वो कहाँ इकट्ठे होंगे, हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से जब हम कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं, ऐंठन आने लग जाती है। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दीज क्रैम्प्स बाय मसाजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बाय हैविंग अ हॉट बाथ। यानी जो हमारे क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए, उनमें रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, मसाज कर सकते हैं वहाँ पर गर्म पानी से। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल सेल हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हैंस गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स। यानी जब हमें क्या करते हैं, जब हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं तो क्रैम्प्स में हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी से मसाज करते हैं या फिर हम हॉट बाथ लेते हैं। तो क्या होता है, जिससे जब मसल सेल्स में क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है हमारी मसल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। और लैक्टिक एसिड टूट जाता है किसमें, CO2 और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, गिव अस रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, और जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स से क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, यानी कि किस तरह से जो अदर एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज इन विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डिफरेंट वेज में होता है, यानी अलग अलग तरीके से होता है।
A single-celled organism like amoeba and paramecium exchange oxygen and carbon dioxide directly with their environment through their cell membranes. जैसे कि सिंगल सेल जो एनिमल्स हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये इनमें एक सिंगल सेल पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनमें एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से होता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। विसरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विसरण। यानी कि क्या होता है कि बाहर की तरफ जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, उसकी बॉडी में कम क्वांटिटी होती है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इन अर्थवर्म एंड लीच द स्किन इज मॉइस्ट विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म क्या होता है? केंचुआ और लीच जोंक। तो जो केंचुआ और जोंक जो होते हैं तो इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है, जो इनको गैसेस के एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। दे हैव अ सिस्टम ऑफ ब्लड कैपिलरीज जस्ट बीनीथ द स्किन, और इनकी स्किन के जस्ट नीचे इनमें जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं वो भी इनको गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स, यानी जो फ्रॉग्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है? फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि फ्रॉग्स लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। दे टेक इन सम ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन वाइल दे आर इन वाटर, यानी कि ये कुछ ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? थ्रू मॉइस्ट स्किन, यानी इनकी जो नमी वाली जो त्वचा होती है कुछ ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं। वाइल दे आर इन वाटर, यानी कि जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे ये ऑक्सीजन लेते हैं। दे ऑल्सो हैव लंग्स, और इनमें क्या पाए जाते हैं? लंग्स भी इनमें पाए जाते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ इन एयर फ्रॉम द एटमोसफियर इवन व्हेन दे आर इन वाटर, और जब फ्रॉग्स जब वाटर के अंदर होते हैं तो ये एयर, एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसको भी ब्रीथ कर लेते हैं डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर इनमें लंग्स पाए जाते हैं, इस टाइप से लंग्स भी होते हैं फ्रॉग्स के अंदर, और ये लंग्स हैं, यहाँ पर देखो ये लंग्स हैं, ये इसके नॉस्ट्रिल्स हैं और यहाँ पर ग्लोटिस है इसका, यानी ये क्या है? इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हेन दे आर टैडपोल्स, यानी जब ये टैडपोल लार्वा होते हैं, जब एग्स से यानी जो जीव निकलता है उसको लार्वा बोलते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो इनको लार्वा बोला जाता है। तो लार्वा जब होते हैं तब ब्रीथ किससे करते हैं? गिल्स से करते हैं। लेकिन जब ये ग्रो करते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो ये इनके क्या डेवलप हो जाते हैं? लंग्स डेवलप हो जाते हैं, और ये लंग्स से रेस्पायर करते हैं जब ये लैंड पर रहते हैं, और जब ये वाटर के अंदर रहते हैं मॉइस्ट स्किन से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है? इंसेक्ट सच एज कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स हैव अ सिस्टम ऑफ टीनी एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर ब्रीदिंग, यानी जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास होपर ये होता है टिड्डी, हम बोलते हैं ना राम जी का घोड़ा, वो होता है ग्रास होपर। तो कॉकरोच और जो ग्रास होपर इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं इनमें क्या पाई जाती हैं? टीनी एयर ट्यूब्स पाई जाती हैं इनके सिस्टम में, जिनको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया बोला जाता है। देखो ये पाई जाती है यहाँ पर, ट्रैकिया बोलते हैं इनको। किसके लिए होती है? ब्रीदिंग के लिए। दे ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉल पोर्ट्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और ये जो ट्रैकिया है ये कहाँ से ओपन होती है? स्पाइरेकल्स के थ्रू ये ओपन होती है। द एयर एंटर्स थ्रू स्पाइरेकल पासिस थ्रू ट्रैकिया एंड देयर ब्रांचेस। तो एयर कहाँ से एंटर करती है? स्पाइरेकल से एंटर करती है, और कहाँ पे जाती है? ट्रैकिया में जाती है, और जो ट्रैकिया की ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर जाती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द स्मॉलर ट्यूब्स, और
जब ये गैस एयर कहाँ पर जाती है, ट्रैकिया में चली जाती है, तो वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, बॉडी सेल्स और जो स्मॉल ट्यूब्स हैं ट्रैकिया, उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हैं तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको गिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। फॉर ब्रीदिंग, किसके लिए, श्वसन के लिए। द गिल्स आर कवर्ड बाय द ओपर्कुलम विच अलाउज द वाटर टू एंटर द पास ओवर द गिल्स टू गिव ऑक्सीजन एंड रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन फाइनली पास आउट फ्रॉम अंडर द ओपर्कुलम, यानी गिल्स किससे कवर रहते हैं, एक ओपर्कुलम से, यानी एक स्ट्रक्चर होती है ओपर्कुलम जिससे कवर रहते हैं किसके, एक्वेटिक एनिमल्स के गिल्स, जो किसको अलाउ करते हैं, वाटर को एंटर करने के लिए अलाउ करते हैं टू द ओवर द गिल्स टू गिव ऑक्सीजन एंड रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन फाइनली पास आउट थ्रू अंडर द ओपर्कुलम। तो ये जो ओपर्कुलम क्या करता है, ये वाटर को एंटर करता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वाटर में तो उसको तो रिसीव कर लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर वापस पास आउट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, ओपर्कुलम के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रहा, वाटर अंदर जाएगा फिश के अंदर, यहाँ पर क्या है, गिल्स हैं, ये गिल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से गिल्स पे जो एक छेद रहेगा, पोर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ओपर्कुलम। तो जैसे ही वाटर अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन तो यहाँ रह जाएगी और जो CO2 है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, तो देखो बर्ड्स हैव लंग्स विद एयर सैक्स, यानी कि जो इनमें वायु कोश पाए जाते हैं तो इनमें वायु कोश में लंग्स पाए जाते हैं। द एयर सैक्स मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट इन वेट, और जो इनमें एयर सैक पाए जाते हैं यानी वायु कोश इनको बोला जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, इनकी बॉडी को हल्का बनाते हैं ताकि ये आसानी से फ्लाई कर सके। दिस इज एन एडेप्टेशन दैट हैज द बर्ड टू फ्लाई, और ये इनका एक एडेप्टेशन है बर्ड्स का जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ पाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लंग्स हैं, यहाँ पर लंग्स है, पिंक जो दिया हुआ है लंग्स हैं, और एक ग्रीन है यहाँ पर फॉरवर्ड एयर सैक, यानी आगे की तरफ पाए जाने वाले वायु कोश हैं और ये पीछे की तरफ पाए जाने वाले वायु कोश हैं। ठीक है, तो जो बर्ड्स में रेस्पिरेशन होता है तो इनमें लंग्स जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एयर सैक इनमें पाए जाते हैं, तो जिनसे रेस्पिरेशन इनमें आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डू प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो देखो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी दूसरे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम। और जो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इनकी लीव्स या स्टेम पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। द स्टोमेटा विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। और जो ये स्टोमेटा होते हैं वो इनको फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और इनको रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। और जो ये स्टोमेटा होते हैं उनमें 2 सेल्स होती है जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है।
दे allow the opening and closing of the stomatal pores to take in oxygen। और ये जो स्टोमेटा बंद होते हैं और ओपन होते हैं तो इसको क्या करती है, अलाउ करती है, यानी कब बंद होना है स्टोमेटा को और कब खुलना है। ठीक है, तो कौन अलाउ करता है, गार्ड सेल, यानी एक गार्ड की तरह कार्य करती है, इसलिए इनको गार्ड सेल बोला गया है। ठीक है, रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो प्लांट्स की रूट होती हैं, जड़ें जो होती हैं, इनको भी रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये जो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है, सॉइल में से क्या लेती है, एयर लेती है। व्हेन लैंड रिमेन्स वाटर लॉक्ड द रूट्स आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जब क्या होता है, ये जो पूरी जो लैंड है वो वाटर लॉक्ड हो जाती है, यानी पानी से भर जाती है, तो जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो एटमॉस्फेयर से एयर लेने में असमर्थ होती है। दिस डैमेजेस द रूट्स एंड सो द प्लांट्स डाइज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं और प्लांट क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, टाइप होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स में किस किस टाइप से रेस्पिरेशन होता है, तो वो हमने यहाँ पर रीड किया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, गुड बाय।